हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं DSSB पीजीटी कॉमर्स के 1000 क्वेश्चंस के प्रीवियस ईयर का सीरीज। इसका हमारा आज लेक्चर 1 है, जिसमें हम कुछ 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन 1, विच इज़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग दैट इज़ नॉट प्रिपेयर बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से एनपीओ कौन सी स्टेटमेंट नहीं बनाती? एनपीओ को कितनी स्टेटमेंट बनाती है? 3 स्टेटमेंट बनाती है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आपसे पूछा हुआ है नोट नहीं बनाती, तो क्या नहीं बनाती है एनपीओ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, Man may come, man may go, but the business enterprise continue. This is based on which accounting concept? ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये है गोइंग कंसर्न के ऊपर, यानी कि आदमी आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन जो बिजनेस है वो क्या रहेगा? चलता रहेगा। गोइंग कंसर्न। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या होता है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि रेवेन्यू को जब वो अर्न हो तभी उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहिए। यानी कि ये वेट नहीं करना चाहिए कि उसका कैश कब मिलेगा। जैसे ही वो अर्न होता है, चाहे उसके लिए कैश रिसीव हुआ हो या नहीं हुआ हो, और यू कैन से अगर कोई सर्विस रेंडर की गई है, सर्विस दी गई है, उसके बदले में जो पेमेंट मिलना है वो जिस दिन सर्विस प्रोवाइड कर दी जाएगी, गुड्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसी दिन रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, चाहे उसका जो कैश है वो लेटर डेट पे गेट हो। Money measurement. In books of account, we record only those transaction which is converted into money. Other transaction जो कि चाहे बिजनेस के लिए कितनी ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, अगर उन्हें मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक कंपनी का एक डायरेक्टर है, उसकी बहुत अच्छी गुडविल है, रेपुटेशन है। जैसे ही वो डायरेक्टर जाता है, गुडविल की उसकी कंपनी के ऊपर काफ़ी इम्पेक्ट पड़ता है, उसके शेयर्स के ऊपर, उसकी अर्निंग के ऊपर। बट उस चीज़ को हम, उसकी रेजिग्नेशन को हम मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। ड्यूल एस्पेक्ट, एवरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन 2 फेज, वन इज क्रेडिटेड एंड अदर इज डेबिटेड विद द इक्वल अमाउंट। यानी कि जितनी अमाउंट से किसी चीज़ को डेबिट किया जाएगा, उतनी ही अमाउंट से क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। अगर मोर देन 1 एंट्री है डेबिट या क्रेडिट में, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, डेबिट और क्रेडिट का क्या है, जो अमाउंट है वो क्या रहता है? सेम रहता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक्स लिमिटेड forfeited 100 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each for non payment of first call of ₹2 per share. The final call of ₹2 per share was yet to be made. What can be the amount of discount at which the share can be issued? मैक्सिमम डिस्काउंट क्या होता है शेयर का? मैक्सिमम डिस्काउंट होता है अमाउंट इन द फॉरफीचर अकाउंट। जो फॉरफीचर अकाउंट में अमाउंट है वो है मैक्सिमम डिस्काउंट। अब यहाँ पे देखते हैं कि फॉरफीचर में कितनी अमाउंट है। 10 रुपीज़ का शेयर था, 2 रुपीज़ अभी मांगे नहीं गए, तो मांगे कितने हैं? 8 रुपीज़। उस 8 रुपीज़ में से भी 2 रुपीज़ नहीं मिले हैं, यानी मिले कितने हैं? 6। फॉरफीचर में कितने हैं? 6। आपको पता है मैक्सिमम डिस्काउंट क्या होता है? जितनी अमाउंट फॉरफिट की गई है, यानी कि जो शेयर फॉरफिटेड किए गए हैं उन पे जितनी अमाउंट रिसीव्ड हुई है उसको उस मैक्सिमम डिस्काउंट पे रीइशू किया जा सकता है। तो इस सिचुएशन में कितना रिसीव हुआ है? ₹6। तो ₹6 क्या हो जाएगा आपका? मैक्सिमम डिस्काउंट। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेबी? इनमें से कौन सा सेबी का फंक्शन नहीं है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इट कंडक्ट एज कमर्शियल बैंक, ये कमर्शियल बैंक की तरह काम करता है। इट ड्राफ्ट रेगुलेशन ऑन सिक्योरिटी मार्केट। इट ट्रेन इंटरमीडिएट्स ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट। इट कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑन इरेगुलरिटी इन शेयर मार्केट एंड इन्फोर्स एक्शन। देखिए भाई,
ये इन्वेस्टिगेट करता है इरेगुलरिटी को और एक्शन लेता है, करेक्ट है ये फीचर। उसके अलावा हमने बताया गया है रेगुलेशन के लिए, तो रेगुलेशन भी करेक्ट है। एंड इंटरमीडिएट ट्रेन करता है इंटरमीडिएटरीज को सिक्योरिटी मार्केट की, ये भी करेक्ट है। बट सेबी कभी भी कमर्शियल बैंक की तरह कंडक्ट नहीं करता। हमसे पूछा है नोट अ फंक्शन, तो नोट अ फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। थोड़ा सा इसका बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। जो सेबी है वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी की फॉर्म में 12 अप्रैल 1988 में एस्टेब्लिश हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक रेगुलेटरी बॉडी के फॉर्म में 12 अप्रैल 1988 को ये फॉर्म्ड हुआ था। और इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस जो है, इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस या ये यू कैन से ऑटोनोमियस बॉडी कब बना था, ऑटोनोमियस बॉडी ये बना था 30 जैन 1992। ये चीज़ ध्यान रखना, अगर पूछता है एस्टेब्लिशमेंट तो वो है 12 अप्रैल 1988, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और अगर पूछता है ऑटोनोमियस बॉडी या स्टैट्यूटरी स्टेटस उसको कब मिला था, वो मिला था 13 जैन 1992 को। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि सेबी से पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करती थी। सेबी से पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करती थी, तो वो थी CCI। कौन सी थी, CCI। ये होता है कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू। तो यहाँ पे हमने कई क्वेश्चन बना दिए। एक क्वेश्चन हो गया कि रेगुलेटरी बॉडी के फॉर्म में कब एस्टेब्लिश हुई थी, 12 अप्रैल 1988। स्टैट्यूटरी स्टेटस और ऑटोनोमियस बॉडी के फॉर्म में कब एस्टेब्लिश हुई, 10 जैन 1992। और सेबी से पहले सिक्योरिटी मार्केट को कौन रेगुलेट करता था, CCI यानी कि कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू। क्लियर। और ये कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू ने कब तक देखा, 1947 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। और जब तक ये 1988 में रेगुलेटरी बॉडी सेबी नहीं आया तब तक CCI ही इसको दिखता था। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डज द टर्म डेफिसिट मीन इन रेफरेंस विद NPO। देखिए NPO में प्रॉफिट एंड लॉस को क्या लिखते हैं, डेफिसिट एंड सरप्लस। डेफिसिट मतलब क्या होता है, लॉस। तो डेफिसिट कब अराइज होता है, जब एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर को क्या कहते हैं, सरप्लस। एक्सेस ऑफ पेमेंट ओवर रिसिप्ट, पेमेंट जो है रिसिप्ट से ज़्यादा है तो वहाँ पे जो बैलेंस हो जाएगा वो कैसा आएगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। एक्सेस ऑफ रिसिप्ट ओवर पेमेंट वो हो जाएगा आपका बैलेंस ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों हो सकता है, बैलेंस इन हैंड और यू कैन से बैलेंस एट बैंक। और अगर पेमेंट है तो ओवरड्राफ्ट इन हैंड और ओवरड्राफ्ट इन बैंक, जो भी है पासबुक में या किसी में भी हो सकता है। बट ये चीज़ ध्यान रखना कि एक्सेस ऑफ पेमेंट मीन्स ओवरड्राफ्ट और एक्सेस ऑफ रिसिप्ट मीन्स बैलेंस इन हैंड। क्लियर। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर सरप्लस और एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम डेफिसिट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ डेप्रीशिएशन। इनमें से किसकी वजह से डेप्रीशिएशन नहीं होता, कौन कारण नहीं है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। देखिए अनएक्सपेक्टेड के लिए डेप्रीशिएशन कभी नहीं होता, एक्सपेक्टेड के लिए हम अरेंजमेंट करके रखते हैं, अनएक्सपेक्टेड का हमें नहीं पता। तो ये ही कारण है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस ड्यू टू टेक्नोलॉजी, उसके लिए डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं। एफ्लुक्स ऑफ टाइम इवन व्हेन गुड्स इज नॉट बीइंग यूज, भाई आपने कोई चीज़ खरीद के रख ली, उसको यूज़ नहीं करोगे तो जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, उसको कहते हैं डेप्रीशिएशन। वियर एंड टीयर, उसमें टूट फूट होगी, अगर वो यूज़ होती है या नहीं भी यूज़ होती है, जो भी उसमें वियर एंड टीयर आते हैं उसकी वजह से भी उसकी वैल्यू
डाउन हो जाती है, तो इसकी ये भी डेप्रिसिएशन का रीज़न है, बट अनएक्सपेक्टेड इज नॉट द रीज़न फॉर डेप्रिसिएशन. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इज असर्टेन बाय प्रिपेयरिंग. देखिए, अगर सिंगल एंट्री सिस्टम हम अडॉप्ट कर रहे हैं तो कैपिटल इन द बिगिनिंग किससे बनता है? वो बनेगा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर. क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का डिफरेंस होगा क्लोजिंग कैपिटल, और ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का बैलेंस क्या होगा? ओपनिंग कैपिटल. तो उसने यही पूछा है कि भाई कैपिटल इन द बिगिनिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन से अकाउंट से? तो वो करेंगे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. See, question number 8. The dash of a project is the present value of future expected cash flow divided by initial outlay. इनमें से कौन सा इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो को इनिशियल आउटले से डिवाइड करके क्या बनेगा? वो बनता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल आउटले, यानी कि इनिशियल आउटफ्लो. नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. इसका जो डिफरेंस होता है वो होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल के फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि ऐसी कौन सी रेट है जहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू का आंसर क्या आएगा? 0. वो कौन सी रेट है जहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू का आंसर 0 आता है? उसको क्या कहते हैं? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है. देन अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, और यू कैन से एवरेज रेट ऑफ रिटर्न. इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है एवरेज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट. एवरेज इन्वेस्टमेंट. क्लियर? तो हमसे सिर्फ सिंपल सा पूछा था कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो को इनिशियल आउटले से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. If a company issue 50,000 shares and received application for 60,000 shares, it is case of. भाई 50,000 शेयर के लिए शेयर इशू किए और 60,000 की एप्लीकेशन आ गई तो उसको क्या कहेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन. और अगर जितना इशू होता है उससे लेस एप्लीकेशन, सपोज 40,000 एप्लीकेशन आती या कुछ कम आती 50,000 से, तो उसे क्या कहते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन. ठीक है. मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? इशूड वैल्यू का 90% एप्लीकेशन आनी चाहिए, यानी कि जितनी इशू की है शेयर उसके 90% के लिए एप्लीकेशन आनी चाहिए. उसे बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन. क्लियर? मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन की कोई मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन तो वही होगा जो इशू वैल्यू है. ठीक है. अगर हम अपनी सिचुएशन की बात करें तो मैक्सिमम क्या होगा? 50,000 शेयर. क्लियर? तो हमसे पूछा था सीधा सा क्वेश्चन कि सिचुएशन क्या है, तो ये क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन. Means option number 2 is the right answer. Moving on the next question, question number 10. A bill draw a bill on B and negotiated. A ने B के ऊपर बिल लिखा और उसको नेगोशिएट किया.
बी इज अ फिक्टिशियस पर्सन, यानी कि नाम मात्र का बंदा है, नॉमिनल है, कोई एक्चुअल में कोई बंदा है ही नहीं, ऐसा मतलब उसके साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, आप ये भी कह सकते हो। द होल्डर में ट्रीट द बिल एज, तो जो होल्डर है उस ट्रीट को कैसे, बिल को कैसे ट्रीट करेगा, उसको करेगा प्रोमिसरी नोट। अगर फिक्टिशियस पर्सन के ऊपर बिल लिखा जाता है तो वो क्या होता है, प्रोमिसरी नोट। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, क्योंकि प्रोमिसरी नोट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती, बंदा अपना एश्योरेंस देता है कि भाई मैं इस बंदे को इतने टाइम में पैसे रिटर्न करूंगा, ऐसे ही, ताकि वो उस बिल को ले जाके अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड को पूरा कर पाए, और वो उसको जाके बैंक से डिस्काउंटेड करा के पैसा ले लेता है। तो यहाँ पे फिक्टिशियस पर्सन कब होगा, प्रोमिसरी नोट के केस में। क्लियर। अगर हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, तो वो क्या होते हैं, वो होता है चेक, प्रोमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जो हुंडी है, हुंडी जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये एक ओल्ड मेथड था जिसमें कि अगर हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज और हुंडी की बात करें तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉअर के साइन होते हैं बिल के ऊपर, हुंडी में सिर्फ उसकी एक्सप्लेनेशन होती है, उसकी डिटेल होती है, साइन नहीं होते। क्लियर है। इसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्यू डेट पे नोटिंग होती है, हुंडी में नहीं होती। तो बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो कि दोनों में डिफ्रेंशिएट करती हैं। हुंडी जो है ओल्ड मेथड है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट का, यानी कि जो हुंडी है वो प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज दोनों के लिए राइट की जा सकती है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट इज स्टोलन, व्हाट टाइप ऑफ लॉस विल इट बी कॉल्ड। कंसाइनमेंट के लिए जो गुड्स सेंड किए थे वो लॉस्ट हो गए। अब देखिए दो तरह के लॉस होते हैं, एक होता है नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस वो लॉस होते हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर आप एक काम करते हैं तो वो होगा ही होगा। सपोज आप एक कोई लिक्विड चीज को कंटेनर में लेके जा रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत सिपिंग होगी ही होगी, उसमें से कुछ ना कुछ लीक हो ही जाएगा। या कोई इस तरह की चीज है वो टेम्परेचर से क्या है, इवेपोरेट हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसकी वजह से वो नॉर्मल है। आप कोई फर्नीचर बना रहे हो, फर्नीचर के लिए जो आप वुड यूज कर रहे हो, जब उसमें से आप शेप निकालोगे या कोई चीज बनाओगे तो कुछ वेस्टेज होता ही होता है। क्लॉथ में से आप जब अपना जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्लॉथ डिजाइन कर रहे हो तो उसमें से कपड़े का वेस्टेज होता ही होता है, वो सब है नॉर्मल लॉस। यानी कि कोई भी गुड्स बनाते हैं तो उसमें जो ऐसा वेस्टेज है जो कि होना ही होना है, उसको आप रोक नहीं सकते, उसे बोलते हैं नॉर्मल लॉस। और ऐसे लॉस जो कि आप प्रॉपर मैनेजमेंट से, बेटर मैनेजमेंट से रोक सकते हो, वो क्या होते हैं, एबनॉर्मल लॉस। क्लियर है। यानी कि ये कंट्रोलेबल लिमिट में होते हैं आपके, आप चाहो तो बेटर पॉलिसी के थ्रू इनको रोक सकते हो। तो स्टोलन हो रहे हैं गुड्स, तो वो किस तरह का लॉस है, वो है एबनॉर्मल लॉस। उसको रोका जा सकता था, वो एक जनरल लॉस नहीं है, नॉर्मल लॉस नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, assess the following situation and identify which relation given below be called partnership। इनमें से कौन से रिलेशन को पार्टनरशिप कहेंगे। B हैज अ फर्म एंड एम्प्लॉय एक्स एज अ मैनेजर। B की फर्म है और उसने एक्स को एज अ मैनेजर एम्प्लॉय किया है, तो ये पार्टनरशिप नहीं है। दो ट्रैवलिंग एजेंसी जिनमें 6 पार्टनर थे वो कंबाइन हो गए, ये भी कोई पार्टनरशिप को इंडिकेट नहीं कर रही, क्योंकि इसमें क्लियर कट मेंशन नहीं है कि आगे कंबाइन करने के बाद क्या सिचुएशन रही उनकी। तो एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको भी आप पार्टनरशिप नहीं मान सकते हो। ए एंड बी शेयर अ कार एंड यूज इट फॉर आउटिंग्स ऑन संडे। वो संडे को आउटिंग करने के लिए कार यूज कर रहे हैं, तो ये भी पार्टनरशिप नहीं है। सम पर्सन एक्चुअली एग्रीड टू कॉन्ट्रीब्यूट ₹5,000 एनुअली टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर ओल्ड एज होम। भाई कुछ लोग ओल्ड एज होम के लिए गुड्स कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एनुअली उसका पेमेंट करते हैं। इट मे बी द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। वैसे तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं होना चाहिए, बट अगर सिचुएशन में चूज करें तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि पार्टनरशिप की टर्म को तो प्रॉपरली अगर 100% गए तो इनमें से कोई भी ऑप्शन जस्टिफाई नहीं कर रहा है। बट गिवन सिचुएशन में से एक ऑप्शन चूज करना होगा, तो हम क्या चूज करेंगे, हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13,
अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल टू द कंपनीज एक्ट 2013 कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड। कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन किस में प्रोवाइड की जाती है? वो प्रोवाइड की जाती है शेड्यूल 2 में। शेड्यूल 2 यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। शेड्यूल 1 में मेमोरेंडम और आर्टिकल से रिलेटेड है, यहाँ पे डायरेक्टर से रिलेटेड है, यहाँ पे भी शेड्यूल 4 मुझे याद नहीं है, आप वीडियो पे कमेंट करके आपको याद है तो मुझे बताइए, अदरवाइज मैं कमेंट करके आपको बता दूंगी, अभी करंटली मुझे याद नहीं आ रहा है शेड्यूल 4 किसके लिए है। डेप्रिसिएशन के लिए शेड्यूल 2 है, शेड्यूल 3 डायरेक्टर के लिए है, शेड्यूल 1 जो है वो आपका मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए होता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। Dash statement is prepared on the basis of working capital which include item which cannot be easily converted into cash in short period। ऐसे आइटम जिनको शॉर्ट पीरियड में कैश में कन्वर्ट नहीं किया जाता और जिसके लिए वर्किंग कैपिटल चेंजेस बनाया जाता है, तो वो कौन सी स्टेटमेंट है? तो वो है फंड फ्लो स्टेटमेंट। वर्किंग कैपिटल बनाया जाता है फंड फ्लो के सिचुएशन में। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। फंड फ्लो स्टेटमेंट सबसे पहले चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बनाई जाती है, फिर फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड और लॉस फ्रॉम ऑपरेशन स्टेटमेंट बनाई जाती है, एंड देन थर्ड नंबर पे फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्लियर? तो इसमें 3 स्टेटमेंट रेडी की जाती है। तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल किसमें बनाया जाता है? फंड फ्लो स्टेटमेंट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। स्टेट द रेशियो इन विच द पार्टनर्स शेयर द प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अराइज हुआ है एसेट और लायबिलिटी को रीवैल्यूएट करके at the time of admission of partner, at the time of death of partner, at the time of changing of profit sharing ratio, इन situations में अगर एसेट एंड लाइबिलिटी के रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, इन सारी सिचुएशन में उसे किस में शेयर किया जाता है? उसको शेयर किया जाता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब न्यू पार्टनरशिप एस्टेब्लिश होती है तो उसके बाद की सारी ट्रांजैक्शंस को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर किया जाता है। गेनिंग रेशियो क्या होता है? गेनिंग रेशियो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसके रिटायर होने की वजह से जो रिमेनिंग पार्टनर है उनको गेन होता है, उनका रेशियो निकालते हैं न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके, और उस गेन में वो रिटायरिंग पार्टनर को क्या पे करते हैं? गुडविल। यानी कि अगर रिटायर हो रहा है कोई पार्टनर, उसके गुडविल के शेयर को किस पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में पे करेंगे रिमेनिंग पार्टनर या उसकी सेटलमेंट के कंसर्न में, तो उसका जो रेशियो यूज हो सकता है वो क्या होता है? गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सी सेक्रीफाइस रेशियो कब होता है? इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर की सिचुएशन में जब नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर करता है तो ओल्ड पार्टनर का शेयर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उनको अपने शेयर का प्रपोर्शन एक पर्टिकुलरली ट्रांसफर करना पड़ता है नए पार्टनर को, यानी कि उनका शेयर नए पार्टनर से आने से कम होता है, उसको बोलते हैं सेक्रीफाइस रेशियो। क्योंकि वो नए पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, इसलिए जो न्यू पार्टनर अपना गुडविल का शेयर लेके आता है, जो न्यू पार्टनर अपना गुडविल का शेयर लेके आता है, उसमें उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर किस में डिवाइड करते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। और जो कैसे निकलता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है। और अगर पहले से ही बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल को किस में बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड
रेशियो। क्लियर? ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. A statement of source and applications of fund is a technical device designed to analyze the change in financial position of a business enterprise between two dates. This is known as. देखिए, सोर्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड के लिए जो स्टेटमेंट बनाई जाती है दो डिफरेंट पीरियड के लिए, उसको बोलते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. कैश फ्लो स्टेटमेंट किस लिए बनाई जाती है? टू सी द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस, और ये देखना कि कैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग में इनफ्लो और आउटफ्लो कैश का हुआ है. उसके लिए एक्टिविटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. ठीक है, उनमें देखते हैं हम बैलेंस ब्रोट डाउन लेते हैं, स्टार्टिंग लेते हैं, और फिर ये सारा चेंजेस देखते हैं, इससे चेंजेस को इंक्लूड करते हैं और चेक करते हैं ये चेंजेस के प्लस या माइनस से किस तरह से क्लोजिंग बैलेंस कैश का हुआ मैच हो जाता है. वहाँ से पता चल जाता है कहाँ से कैश आया और कहाँ पे कैश चला गया, ताकि सारी डिटेल अवेलेबल हो. ठीक है, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्क्रिप्शन की नीड नहीं है. एज वी ऑल नो, बैलेंस शीट बनाई जाती है फाइनेंशियल पोजीशन बताने के लिए, यानी कि एक पर्टिकुलर डेट पर कंपनी की क्या स्टेटस है वो बताने के लिए, और प्रॉफिट एंड लॉस ग्रॉस प्रॉफिट एंड देन नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. Which of the following factor is not taken into account for calculating exact amount of depreciation? अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो इनमें से कौन से फैक्टर को कंसीडर नहीं किया जाएगा? एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट कंसीडर करते हैं. जब एसेट खरीदते हैं उसके ऊपर उस दिन जो खर्चे होते हैं, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, ट्रायल रन, जो भी एक्सपेंडिचर एसेट को खरीदने के टाइम पे होते हैं उनको भी कंसीडर करते हैं वाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन. एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ भी कंसीडर करते हैं. क्या कंसीडर नहीं करते? एस्टिमेटिंग सेलिंग प्राइस ऑफ द एसेट, कितने में वो सोल्ड होगी, ये डेप्रिसिएशन में हम कंसीडर नहीं करते. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन अगर कैलकुलेट करना तो उसका फॉर्मूला होता है ओरिजिनल कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस ऑन द डेट ऑफ परचेज माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ. अगर हम डेप्रिसिएशन किससे निकाल रहे हैं? स्ट्रेट लाइन से. तो ये हम फंडा यूज करते हैं. क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. Question number 18. Which of the following instrument is to be treated as negotiable instrument under Negotiable Instrument Act 1881? तो किसको मानेंगे इसमें? बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, प्रोमिसरी नोट होता है, चेक होता है, इनको हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कंसीडर करते हैं. डिलीवरी ऑर्डर वेयर हाउस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, रेलवे रिसिप्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बिल ऑफ लेडिंग भी नहीं है. ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट answer. Moving on the next question, question number 19. From which of the following source the debenture redemption reserve is created? Redemption reserve कहाँ से create किया जाता है? Out of profit. Option number 4 is the right answer. और DRR का रूल पढ़ लेना, बहुत सारी चीजें इसमें चेंज हुई हैं एज पर कंपनीज एक्ट और एज पर कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014. एक लेक्चर इसका डिटेल में हम बना के डालेंगे जिसमें सारी चीज़ें वो हम डिस्कस करेंगे. अभी सिंपल क्वेश्चन है, DRR कहाँ से बनता है? वो बनता है आउट ऑफ प्रॉफिट. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. ए शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज. शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इनमें से क्या है? नेगोशिएबल की बात हो रही है तो शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल इसमें क्या है? वो है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट answer. Moving on the next question, question number 21. Which of the following benefit is not offered by job costing? कौन सा बेनिफिट जॉब कॉस्टिंग का बेनिफिट नहीं है? It easily identify the spoilage और डिफेक्टिव वर्क. जॉब कॉस्टिंग में डिफेक्टिव वर्क इजीली फाइंड आउट हो जाता है, करेक्ट, क्योंकि एक जॉब से रिलेटेड सारा डेटा एक ही जगह रिकॉर्ड होता है.
इट मेक्स अवेलेबल द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड डेली और वीकली फॉर एवरी जॉब, क्योंकि हर एक जॉब का अलग डेटा है, तो हर एक जॉब का डेली और वीकली डेटा, कॉस्ट, मटेरियल, लेबर सब कुछ अवेलेबल होता है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर आर ऑफ यूनिफॉर्म नेचर, प्रोडक्ट यूनिफॉर्म नेचर का होता है, ऐसा जॉब कॉस्टिंग में जरूरी नहीं है। स्पेशलाइज प्रोडक्ट होता है, कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट होता है, यानी कस्टमर की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम किया जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट क्या हो, यूनिफॉर्म नेचर का हो। इट इज सुटेबल फॉर दोज प्रोडक्ट फॉर विच सेलिंग प्राइस इज डिटरमाइंड डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट बेसिस पे सेलिंग प्राइस डिटरमाइन किया जाता है, ये भी जॉब कॉस्टिंग के कंसर्न में करेक्ट है। तो नोट करेक्ट पूछा था तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। What share of profit would a sleeping partner who has contributed 75% of total capital in the absence of partnership deed with his partner? पार्टनरशिप डीड नहीं है, स्लीपिंग हो, एक्टिव हो, किसी भी टाइप का पार्टनर हो, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उनका शेयर कैसा होता है, इक्वल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। स्लीपिंग पार्टनर कौन सा पार्टनर होता है, स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर होता है जो कि बिजनेस में सिर्फ अपनी कैपिटल लगाता है, बाकी वो उसमें एक्टिव नहीं रहता, उसमें ज़्यादा काम नहीं करता है, सिर्फ वो फिनेंशियली उसमें कंट्रीब्यूट करता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉन करंट इंटेंजिबल एसेट, नॉन करंट यानी कि फिक्स इंटेंजिबल एसेट इसमें से कौन सी है। व्हीकल टेंजिबल होता है, ऑफिस फर्नीचर टेंजिबल है, क्योंकि इंटेंजिबल का मतलब क्या है, यू कांट टच एंड सी। ट्रेडमार्क इंटेंजिबल है, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल है। तो देखिए कहाँ पे है, 3 and 4, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। स्टेट विच इज एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड सर्विस, इसमें से कौन से क्लाउड सर्विस के एग्जाम्पल है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्लाउड सर्विस होता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस होता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ये भी क्लाउड है, तीनों के तीनों क्लाउड हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। In preparing statement of affair, the assets and liabilities are shown on different sides. Capital is the, देखिए अगर हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की बात करते हैं और असेट एंड लाइबिलिटी डिफरेंट साइड पे शो होती हैं, तो उसके डिफरेंस से क्या होता है, किस तरह से वो कैपिटल का डिफरेंस निकालने के लिए या कैपिटल निकालने के लिए डिफरेंस को कैसे यूज़ किया जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन हमारा पहले भी आया था, उसमें पूछा था ओपनिंग कैपिटल के लिए क्या स्टेटमेंट बनाते हैं, तो वो थी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अब यहाँ पे पूछा है कैपिटल निकालनी है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से, जिसमें कि एसेट एंड लाइबिलिटी दिखाई गई है, तो वो किस तरह से निकलेगी, वो होगा बैलेंसिंग फिगर ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी, क्योंकि एसेट और लाइबिलिटी का जो डिफरेंस है वो क्या आता है, कैपिटल, इन केस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो ये क्या हो जाएगा, द बैलेंसिंग फिगर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। क्लियर, यानी कि टोटल एसेट एंड टोटल लाइबिलिटी का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, कैपिटल। और यहाँ पे लाइबिलिटी का मतलब क्या है, आउटसाइडर लाइबिलिटी। अगर इसमें ऑप्शन आउटसाइडर लाइबिलिटी और लाइबिलिटी होता और टोटल वर्ड लिखा होता तो यू शुड गो फॉर आउटसाइडर लाइबिलिटी ऑप्शन। क्लियर, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन, टोटल हम प्रीवियस ईयर के 1000 क्वेश्चन करेंगे। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।